गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 28 डायूरेटिक्स का पार्ट 4। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी वेरी पोटेंट डायूरेटिक्स। इसमें आते हैं पैरेंटल ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल कंपाउंड्स। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन फर्स्ट किडनी में क्या होता है वो देखते हैं। मर्क्यूरियल्स एक्ट डायरेक्टली एट वेरियस साइट इन द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वहाँ पे वेरियस साइट पे मर्क्यूरियल कंपाउंड्स जो है ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं। दे इनिबिट द इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड दस डिप्रेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड कॉजिंग डायूरेसिस। तो ये क्या करते हैं मर्क्यूरियल कंपाउंड, ये इंट्रासेलुलर जो एंजाइम होते हैं उन्हें इनिबिट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए जो एंजाइम होते हैं सेल के अंदर, उन्हें इनिबिट करने का काम जो है ये मर्क्यूरियल कंपाउंड करते हैं, जिसके वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है वो नहीं हो पाता, डिप्रेशन होता है उसका, और उसके वजह से डायूरेसिस होता है और सोडियम और क्लोराइड आयंस का एक्सक्रीशन होता है। Precise mechanism of action is not known, but it is supposed that internal release of divalent mercury ion is responsible for diuretic property। तो इसका प्रिसाइज मैकेनिज्म तो पता नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि सेल के अंदर मर्क्यूरी आयन जो है जिसका डाइवैलेंसी है और डाइवैलेंट मर्क्यूरी आयन है, ये सेल के अंदर जाता है और ये एंजाइम के साथ रिएक्ट होता है और उसके वजह से डायूरेसिस प्रॉपर्टी मर्क्यूरियल कंपाउंड शो करते हैं। द मर्क्यूरियल आयंस रिएक्ट्स विथ सल्फाहाइड्रिल ग्रुप ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ये जो मर्क्यूरियल आयन है जो कि डाइवैलेंट इन नेचर है, ये सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो कि एंजाइम में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट होता है, और जिसके वजह से ये एंजाइम को इनहिबिट करता है। उसका रीएब्जॉर्प्शन जो प्रॉपर्टी है एंजाइम्स का, जो कि इनहिबिट करने का काम मर्क्यूरियल आयन करता है, और उसके वजह से सोडियम आयन जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये सोडियम आयन जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे बॉडी से, और ये इसके वजह से डायूरेसिस प्रोड्यूस होता है। As sulfahydryl group from enzyme is made inactive, the reabsorption of sodium decreases causing diuresis। तो ये मैं अभी बता चुका हूँ कि सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो है एंजाइम का वो रिएक्ट करता है मर्क्यूरी आयंस के साथ, जिसके वजह से उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और इसी वजह से डायूरेसिस होता है और रीनल आउटपुट बढ़ जाता है। द इफेक्ट ऑफ फुल डोज ऑफ मर्क्यूरियल डायूरेसिस कैन बी एनहांस फर्दर बाय थायजाइड्स और अमाइनोफाइलिन। तो ये जो मर्क्यूरियल कंपाउंड्स है इसका इफेक्ट हम बढ़ा सकते हैं विथ थायजाइड एंड अमाइनोफाइलिन्स। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी विथ थायजाइड और अमाइनोफाइलिन्स के अगर साथ देंगे तो इसका इफेक्ट जो है ये बढ़ सकता है और ये और पोटेंट डायूरेटिक बन सकता है। मर्क्यूरियल कॉजेस पोटेशियम आयन लॉस एज दैट ऑफ थायजाइड। तो थायजाइड्स जो है उसमें पोटेशियम आयंस का लॉस होता है, सेम मर्क्यूरियल्स में भी पोटेशियम आयंस का लॉस होता है जैसा कि थायजाइड में होता है। अदर एक्शन देख लेते हैं। मर्क्यूरी इज टॉक्सिक आयन एंड इफ अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मर्क्यूरियल पॉइजनिंग। तो मर्क्यूरी जो है ये टॉक्सिक इन नेचर है जैसा कि हमें पता है, और अगर ये अक्यूमुलेट हो गया हमारे बॉडी में तो ये मर्क्यूरियल पॉइजनिंग प्रोड्यूस कर सकता है। These are administered intramuscularly and should never be given intravenously as they may precipitate severe cardiac toxicity। तो मर्क्यूरियल कंपाउंड जो भी है ये हमें इंट्रामस्कुलरली देने हैं, इंट्रावेनसली नहीं देना है, क्योंकि ये कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो कि सीवियर कार्डियक टॉक्सिसिटी
होती है, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस बढ़ता है। तो इसे हमें कभी भी इंट्रामस्कुलरली देना है, इंट्रावेनसली डायरेक्टली हमें ब्लड स्ट्रीम में डालना ही नहीं है इसको। These are rapidly excreted by kidney and the excretion is almost complete by 24 आवर। तो ये जो ड्रग है ये किडनी रैपिडली एक्सक्रीट करती है, मीन्स किडनी थ्रू ये आराम से बाहर निकल जाता है, और इसका जो बॉडी से कंप्लीट एक्सक्रीशन है ये 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉज सडन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कोलैप्स एंड डेथ। तो जैसा कि मैंने बोला था कार्डियक टॉक्सिसिटी रहता है, अगर इसको इंट्रावेनसली देते हैं मर्क्यूरियल कंपाउंड को तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बढ़ाता है, मींस वेंट्रिकुलर रेट जो है, पंपिंग रेट जो है हार्ट रेट का वेंट्रिकुलर साइड में ये बढ़ जाता है। इसके बाद कोलैप्स होता है और फाइनली डेथ होता है, मींस हार्ट जो है पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डेथ होता है। इट में ऑल्सो रिजल्ट इनटू रीनल एंड हिपैटिक डैमेज। तो ये रीनल एज वेल एज हिपैटिक डैमेज भी करता है, मीन्स ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है एज वेल एज लीवर को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा द मर्क्यूरियल्स कॉजेस हाइपोक्लोरेमिक अल्केलोसिस। हाइपोक्लोरेमिक अल्केलोसिस मीन्स क्लोराइड आयन का एक्सक्रीशन ये बढ़ा देता है। मर्क्यूरियल कंपाउंड सोडियम का तो बढ़ाता ही है बट क्लोराइड आयंस का भी बढ़ाता है, जिसके वजह से अल्कलाइन नेचर प्रोड्यूस हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं हाइपोक्लोरेमिक अल्केलोसिस। प्रिपरेशन एंड डोजेज देख लेते हैं। पैरेंट्रल मर्क्यूरियल इंजेक्शन कंटेन सम अमाउंट ऑफ थियोफाइलिन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मर्क्यूरियल्स एंड ऑल्सो रिड्यूस इरिटेशन। तो पैरेंट्रली जो है मर्क्यूरियल इंजेक्शन में थियोफाइलिन भी देते हैं सम अमाउंट में, जो कि हेल्प करता है मर्क्यूरियल्स को फॉर एब्जॉर्प्शन, उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है मर्क्यूरियल कंपाउंड्स का। इसके अलावा ड्यूरिंग इंजेक्शन इरिटेशन भी कम होता है अगर हम उसको थियोफाइलिन के साथ देते हैं, और मर्क्यूरियल इंजेक्शन को हम थियोफाइलिन के साथ देते हैं तो इरिटेशन भी कम होता है। इसके अलग अलग इंजेक्शन है। मर्सालिल इंजेक्शन आईपी में दिया हुआ है, डोज इसका 0.5 to 2 ml है, इंट्रामस्कुलरली देते हैं ऑन अल्टरनेट डे, मीन्स एक दिन छोड़ के, मीन्स पहले दिन देंगे, दूसरा दिन नहीं देंगे, तीसरे दिन देंगे, तो ऐसा ये मर्सालिल इंजेक्शन देते हैं जो कि आईपी में इंडियन फार्माकोपिया में ये ऑफिशियल प्रोडक्ट है। उसके बाद आते हैं मरकैप्टोमेरिन सोडियम इंजेक्शन और थायोमेरिन। इसका डोज है 1 ml जो कि सबकुटेनियसली दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं वंस और थ्राइस अ वीक, मीन्स ये वीकली हम दे सकते हैं, एक बार या फिर 3 बार इसको हम दे सकते हैं। तो ये मरकैप्टोमेरिन सोडियम इंजेक्शन का डोज है। थेरापेटिक यूज देख लेते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओडेमा ड्यू टू नेफ्रोसिस एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर मर्क्यूरियल कंपाउंड्स आर यूज। तो ओडेमा जो है जब भी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू नेफ्रोसिस, मीन्स किडनी अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उसके वजह से जो ओडेमा होता है, मीन्स रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होता है बॉडी में, या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, अगर कार्डियक और हार्ट हमारा प्रॉपरली काम नहीं करता है, वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी ओडेमा प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों कंडीशन में हम मर्क्यूरियल कंपाउंड्स को एज ए ट्रीटमेंट करके दे सकते हैं टू ट्रीट ओडेमा। ओडेमा मीन्स रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। उसके बाद दूसरा ड्रग है फ्रूसेमाइड। इट इज अ पोटेंट ओरल नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक। तो ये फ्रूसेमाइड जो है ये पोटेंट है, ओरली दे सकते हैं, और मेन बोले नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक है, मीन्स ये मर्क्यूरियल कंपाउंड नहीं है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन किडनी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या होता है वो हम देखते हैं।
On oral administration, the intense diuretic action start within an hour and is completed in 4 to 6 hours. तो ये अगर ओरली हम देते हैं फ्रूसेमाइड तो ये इसका एक्शन जो है विद इन आवर स्टार्ट कर देता है और कंप्लीट भी 4 से 6 आवर्स में ये कर देता है अपना एक्शन. तो ये इतना पोटेंट है कि ओरली देने के बाद भी ये विद इन आवर इसका एक्शन चालू होता है और इसका एक्शन कंप्लीट 4 से 6 आवर में हो जाता है. मीन्स इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एज वेल एज फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है. इट प्रोड्यूसेस मोर क्लोराइड लॉस दैन सोडियम लॉस. तो ये जो है फ्रूसेमाइड ये क्लोराइड आयंस को ज्यादा एक्सक्रीट करता है दैन सोडियम आयंस. The furosemide act along the entire nephron including the loop of Henle with the exception only of distal site where sodium is exchanged for potassium and हाइड्रोजन. तो ये फ्रूसेमाइड जो है ये एंटायर नेफ्रॉन पे एक्ट करता है इंक्लूडिंग लूप ऑफ हेनले पे भी. सिर्फ डिस्टल साइड पे ये एक्ट नहीं करता जहां पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता विथ एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन. तो पोटेशियम और हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक्सचेंज करता है सोडियम फॉर रीएब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो यहाँ पे ही फ्रूसेमाइड काम नहीं करता, बाकी पूरा एंटायर नेफ्रॉन पे फ्रूसेमाइड एक्ट करता है और क्लोराइड आयंस का लॉस ये बढ़ाता है. Hence, unlike thiazide, the urinary excretion of sodium continue even when patient's extracellular fluid volume has been severely depleted. तो इससे पहले हमने थायजाइड्स देखे थे. तो थायजाइड्स में क्या होता है कि भाई जैसा ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बिलो नॉर्मल जाता है वैसा ही थायजाइड का डायूरेटिक प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. बट इन केस ऑफ फ्रूसेमाइड यहाँ पे सोडियम का लॉस कंटिन्यू होता है. अगर पेशेंट का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिलो नॉर्मल भी जाता है और सीवियरली डिप्लीट भी होता है तभी भी सीवियर एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम यहाँ पे होता है. इन थेरापेटिक डोज इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन कार्बोनिक अनहाइड्रेस. तो ये थेरापेटिक डोज पे कार्बोनिक अनहाइड्राइज को लिटिल अफेक्ट करता है. मीन्स कार्बोनिक अनहाइड्राइज को कुछ ज़्यादा छेड़ता नहीं है. इट कॉजेस इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट. क्लोराइड को एक्सक्रीट करता है, सोडियम को एक्सक्रीट करता है, उसके अलावा फॉस्फेट्स को भी ये एक्सक्रीट करता है और इंक्रीज एक्सक्रीशन करता है फॉस्फेट्स का. उसके बाद ड्रग एनहांस potassium excretion and cause little change in urinary pH and its diuretic response is not limited by the state of electrolyte or acid base balance of the body. तो ये जो ड्रग है फ्रूसेमाइड ये पोटेशियम आयन को भी एक्सक्रीट करता है और इसका एक्सक्रीशन भी बढ़ाता है. इसके अलावा यूरिनरी पीएच को ये थोड़ा बहुत ही चेंज करता है. बट इसका जो डायूरेटिक रिस्पॉन्स जो है ये लिमिटेड नहीं है बाय द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. मीन्स ड्रग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ रहा है और एसिड बेस बैलेंस बिगड़ रहा है बॉडी का. वो उसका काम है कि भाई उसको सिर्फ एक्सक्रीट करना है, सोडियम आयन एक्सक्रीट करना है, पोटेशियम आयन एक्सक्रीट करना है, क्लोराइड आयन एक्सक्रीट करना है, फॉस्फेट एक्सक्रीट करना है थ्रू आउट द नेफ्रॉन. तो वो करता है, वो ये नहीं देखता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ रहा है या फिर एसिड बेस बैलेंस बिगड़ रहा है बॉडी का. इसका काम वो करता है. बाकी इससे पहले जो हमने ड्रग देखे हैं तो वो क्या करते हैं, जैसा ही बैलेंस बिगड़ता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का वॉल्यूम जैसा ही कम होता है वैसा ही थायजाइड क्या करता है उसका एक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होने लगता है. बट अगर हम फ्रूसेमाइड को देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं करता है, वो सीधा सीधा सब चीजें बाहर फेंकने का काम करता है. द एक्सेसिव लॉस ऑफ क्लोराइड में लीड्स टू हाइपोक्लोरेमिक अल्केलोसिस. तो ये जो है
फ्रूसिमाइड ये सबसे ज़्यादा क्लोराइड आयन का लॉस करता है, जिसके वजह से हाइपोक्लोरेमिक अल्कैलोसिस कंडीशन प्रोड्यूस होती है। मीन्स क्लोराइड आयन जो है हमारे बॉडी के वो ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं, जिसके वजह से अल्कलाइन नेचर प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। द पोटेशियम लॉस में कॉजेस हाइपोकैलेमिया, तो पोटेशियम लॉस के वजह से भी डिक्रीज इन पोटेशियम आयन होता है हमारे बॉडी में, जिसे हम हाइपोकैलेमिया भी बोलते हैं। अदर एक्शन देखते हैं फ्रूसिमाइड के। लाइक थायजाइड, फ्रूसिमाइड कैन कॉज इंक्रीज इन ब्लड यूरिक एसिड लेवल। तो फ्रूसिमाइड जो है ये ब्लड यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने का काम करता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हैज बीन शोन टू हैव इंपॉर्टेंट पेरिफेरल वस्कुलर इफेक्ट लीडिंग टू पुलिंग ऑफ ब्लड इन पेरिफेरल रेंज। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रूसिमाइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम। तो पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम जो है वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ब्लड को पुल करने का काम करता है फ्रॉम पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम, जिसके वजह से ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। तो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में ये क्या करता है फ्रूसिमाइड, ये पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम से ब्लड पुल करने का काम करता है, और इसके वजह से इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। तो ये अदर एक्शन है फ्रूसिमाइड का। इसके बाद हम एडवर्स रिएक्शन देख लेते हैं। ड्यू टू इट्स पावरफुल डायूरेटिक नेचर फ्रूसिमाइड में कॉज डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला है कि भाई फ्रूसिमाइड सिर्फ एक्सक्रीट करने का काम करता है, सोडियम को, क्लोराइड को, पोटेशियम को, फॉस्फेट को। वो ये नहीं देखता कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ रहा है और एसिड बेस बैलेंस बिगड़ रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के वजह से आपके बॉडी में सर्टेन कंडीशन डेवलप हो सकती है, लाइक डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, वाटर बैलेंस बिगड़ने के वजह से भी डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये फ्रूसिमाइड प्रोड्यूस करता है। वीकनेस, फटीग एंड हाइपोटेंशन में ऑल्सो ऑकर। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में वीकनेस आएगा, थकान आएगी, फटीगनेस आएगा, हाइपोटेंशन डेवलप होगा। तो ये जो है फ्रूसिमाइड का एडवर्स इफेक्ट है। फॉलोइंग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कार्डियक अरेस्ट में ऑकर। तो ये जो है इसका इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं, ओरली अगर इसको नहीं लेते, इंट्रावेनसली अगर इसको लेते हैं, तो ये डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट करता है, जिसकी वजह से डेथ होने का चांसेस है। द ड्रग कैन प्रोड्यूस हिपैटिक कोमा ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन पेशेंट विथ लीवर डिसीज। तो जिसे लीवर डिसीज है और ऐसे पेशेंट को अगर हम फ्रूसिमाइड देते हैं तो वो पेशेंट हिपैटिक कोमा में चला जाएगा, अल्टीमेटली हिपैटिक डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, और उसके वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है और वो कोमा में भी जा सकता है। अदर साइड इफेक्ट्स में स्किन रैशेस आते हैं, नौशिया आता है, वोमिटिंग एंड डायरिया आता है। तो ये अदर नॉन एडवर्स रिएक्शन है फ्रूसिमाइड्स की। उसके बाद प्रिपरेशन एंड डोजेस में देखते हैं तो फ्रूसिमाइड का टैबलेट आता है 40 mg का। उसके बाद इंजेक्शन आता है 20 mg इन 2 ml में। डोज इसका 40 to 100 mg डेली है, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ ओडेमा। तो पेशेंट को कितना सीवियर ओडेमा है उस पर डिपेंड करते हैं कि हमें फ्रूसिमाइड इंजेक्शन कितना देना है और कौन से डोज में देना है। 40 to 100 mg में देना है, डेली देना है, और वंस इन अ डे देना है, और अल्टरनेट डे देना है। ये डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ ओडेमा पे। थेरापेटिक यूज देख लेते हैं। फ्रूसिमाइड इज एन इफेक्टिव एंड यूजुअली सेफ डायूरेटिक। तो फ्रूसिमाइड जो है ये इफेक्टिव डायूरेटिक है एज वेल एज सेफ डायूरेटिक है, बट सर्टेन कंडीशन में वो भी एडवर्स रिएक्शन दिखाता है। ऐसा देखा जाए तो ये सेफ डायूरेटिक है।
इट इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ सीवियर ओडेमा। तो जिसे सीवियर ओडेमा हुआ है, जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन है, ऐसे कंडीशन में फ्रूसिमाइड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस है। When given intravenously, it is most effective in pulmonary ओडेमा। तो पल्मोनरी ओडेमा जिसे हुआ है उसके लिए ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है अगर इसको हम इंट्रावेनसली देते हैं और वाया आईवी रूट देते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फोर्स डायूरेसिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। तो इसको हम फोर्स डायूरेटिक करके भी यूज कर सकते हैं जिन्हें बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हुआ है। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बार्बिचुरेट ड्रग जो है इसके लिए एंटीडोट नहीं है, इसके वजह से इसको बॉडी से जितना जल्दी हम निकाल सकेंगे उतना हम पेशेंट को बचाने का कोशिश ज़्यादा कर पाएंगे और वो पेशेंट का बचने का चांसेस उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए फोर्स डायूरेसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रूसिमाइड इन केस ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। इसके बाद हम आते हैं थर्ड ड्रग इथाक्रेनिक एसिड। इट इज वेरी पोटेंट ओरल डायूरेटिक लाइक फ्रूसिमाइड। तो ये भी फ्रूसिमाइड जैसा वेरी पोटेंट ओरल डायूरेटिक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, द रीनल एक्शन ऑफ इथाक्रेनिक एसिड आर सिमिलर टू दोज ऑफ फ्रूसिमाइड। तो फ्रूसिमाइड जैसा ही इथाक्रेनिक एसिड भी काम करता है, सेम वैसा ही काम करता है। क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट सभी को निकालने का काम इथाक्रेनिक एसिड करता है। When given orally, the maximum diuresis occur within 2 to 3 hours। तो हमारा फ्रूसिमाइड जो है वो विदिन 1 आवर में एक्शन प्रोड्यूस करता है, बट उसके कंपैरिजन में इथाक्रेनिक एसिड ये 2 to 3 आवर में इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बट इसको अगर हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं तो विद इन अ फ्यू मिनट ये अपना डायूरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इट कैन कॉज हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस एंड पोटेशियम डिप्लेशन। तो इथाक्रेनिक एसिड जो है ये क्लोराइड आयन का एक्सक्रीशन ज़्यादा करता है, इसलिए हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा पोटेशियम आयंस का भी डिप्लीशन ये बहुत ज़्यादा करता है लाइक फ्रूसिमाइड। तो इसके वजह से हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। लाइक फ्रूसिमाइड इट एक्ट एट ऑन वेरियस साइट ऑफ नेफ्रॉन। तो फ्रूसिमाइड जैसा वेरियस साइट पे एक्ट करता है, एक्सक्लूडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। कल मैंने जैसा बताया था बाउमन्स कैप्सूल बी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पी, लूप ऑफ हेनले एल, बीपीएल, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का डी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का सी। तो बीपीएल डी सी ये मैंने सीक्वेंस बताया था। तो लाइक फ्रूसिमाइड ये भी जो है नेफ्रॉन के वेरियस साइट पे काम करता है। प्रिपरेशन एंड डोसेज देख लेते हैं। इथाक्रेनिक एसिड टैबलेट आता है 25 to 50 mg का, डोज 50 to 200 mg का इसका रहता है। सोडियम इथाक्रेनेट इंजेक्शन आता है, इसका डोज 0.5 to 1 mg पर kg बॉडी वेट रहता है। तो जितना बॉडी वेट रहेगा उसके हिसाब से इसका डोजिंग रहता है। इट इज मोर यूजफुल इन अ पेशेंट विथ पल्मोनरी ओडेमा। तो पल्मोनरी ओडेमा जिसे होता है ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इथाक्रेनिक एसिड ये बहुत यूजफुल है। सेम फ्रूसिमाइड भी पल्मोनरी ओडेमा में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर उसको हम देते हैं इंट्रावेनसली, इंट्रावेनसली। तो ये हो गए वेरी पोटेंट डायूरेटिक। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।